हेलो, स्वागत है आपका डेल्टा साइंस क्लासेस में। आज हम मॉडल सेट का 35 जो बच गया था क्वेश्चन, आज हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग 35 क्वेश्चन देख ले होइएगा, आपको ये 35 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आप अच्छे से इसको पढ़िएगा। चलिए बिना देरी किए आज हम नेक्स्ट जो 35 क्वेश्चन बच गया था 2024 का जो मॉडल सेट है उसका आज हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं और डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कर दिए थे, ये है आपका 36 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है पहले से, नहीं तो यहाँ पे आपका आसानी से और क्लियर कर दिया जाएगा। जो भी आप पढ़े होइएगा यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और बोला जा रहा है कि इसका क्या, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन K3FeCN6 में पूछा जा रहा है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए दो मेथड है। आपको एक तो पहले याद होना चाहिए कि किस टाइप से हम इसका डायरेक्ट निकालते हैं, है ना। देखिए आपको पता होगा टोटल ऑक्सीडेशन नंबर मिला के कितना होता है, 0 हो जाना चाहिए, है ना। उसी टाइप से हम इसको बनाते हैं। एक पोटेशियम पर +1 होता है, 3 पर कितना होगा, +3 होगा। चलिए दूसरे पेन यूज कर लेते हैं, +3। देखिए दो पार्ट है, ये केटायन और ये एनायन, ये केटायन और ये क्या है, एनायन। अब देखिए साइनाइड जो होता है उस पर -1 होता था, 6 पे कितना होगा, -6। अब देखिए केटायन और एनायन दोनों, मतलब ये दो अलग अलग पार्ट है, दोनों को मिलाकर के ऑक्सीडेशन नंबर कितना आना चाहिए, 0। अब बताइए ये +3 है और इसके अंदर ये पूरा मिला के कितना आना चाहिए, -3, तभी तो 0 होगा। तो इस पर कितना रख दें, +3। तो अब बताइए कितना हो गया, इधर आ जाएगा +3 और इस पे पूरा मिला कितना आ गया, -3, तो टोटल कितना हो गया, 0। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +3। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी नंबर। एक और तरीका है, देखिए क्या करते हैं, एक का होता है +1, तो 3 का क्या हो जाएगा, 1 × 3। जिसका निकालना है उसको क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, है ना। अब देखिए एक पे -1 होता था, 6 पे कितना होगा, -1 × 6, टोटल इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x और ये क्या आ जाएगा -6 = 0। अब बताइए इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 प्लस में -6 तो कितना हो जाएगा, x - 3 = 0। तो x की वैल्यू क्या आएगा, +3। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपको ये अच्छा लगेगा ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। बात समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑल लिगेंड्स आर, जितना लिगेंड्स होता है वो कैसा होता है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे अभी एक एग्जांपल था 36 नंबर का, FeCN6, ये लिगेंड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, लिगेंड। मतलब लिगेंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, मतलब लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। तो जो भी यहां पर लिगेंड होगा वो कैसा होता है, लेविस का बेस कहलाता है। क्या कहलाता है, लेविस का बेस। आपको पता होना चाहिए लेविस बेस क्या होता है, जिसके पास लोन पेयर वो क्या कहलाता है, लेविस बेस कहलाता है। तो ये भी जो भी है लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल को, तो इसको क्या बोलते हैं, लिगेंड। और लिगेंड कैसा होता है, लेविस बेस होता है। ठीक है, बाकी ये सब ऑप्शन नहीं होगा। बात समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ही क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन है। बोल रहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ NiCN4 तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं। जिसका निकालना है उसको x मान लीजिए, तो इसको निकालना तो क्या मान ले, x। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस पूरे को मिलाकर कितना दिया हुआ है, -2। इसका मतलब इस पूरे अंदर में कितना आना चाहिए, -2, तभी तो -2 हमको ओवरऑल चाहिए।
पहले जीरो करते थे कब, जब न्यूट्रल रहता था तब। यहाँ पर ऑलरेडी -2 दिया, मतलब टोटल का सम कितना आना चाहिए, -2। अब बताओ एक साइनेड पे कितना होता है माइनस में, तो 4 पे कितना होगा -4। अब हमको -2 करने थे, इस पे क्या रख दूं, +2। तो निकल का कितना आ गया, +2 आ गया। अब यहाँ पे देखना है आपको निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, अब +2 हो गया था। फेरम एटॉमिक नंबर देखो, बताओ फेरम मतलब मैग्नीज, देखो क्रोमियम, मैग्नीज, फेरम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 28। अब 28 है तो देखो 28 है निकल का, तो हम कैसे लिख सकते हैं, लास्ट का एटॉमिक नंबर हम वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। देखो 4s2 और 3d8, ये होगा 4s2 3d8। अब क्या है यहां पर कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यही वाला निकलेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए डी में कितना ऑर्बिटल होता है, 5 होता है, तो इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3d का हो गया। अब देखिए 4s पूरा खाली है, 4s होगा, इसका मतलब 4p भी होगा। इस 4p में कितना रहेगा, 3, 4s 4p। अब देखिए यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। इसका मतलब ये जो साइनाइड है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर किससे कोऑर्डिनेट किया हुआ है, निकिल से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू साइनाइड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट किया हुआ। अब एक याद रखना, ये जो लिगेंड है ना, ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग। इसका खासियत ये होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कर देता है। क्या कर देता है, इसके इलेक्ट्रॉन, जो निकल के पास इलेक्ट्रॉन है ना, उसको क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा। देखिए कैसे पेयरिंग करेगा, तो ये पेयरिंग कर दिया तो इधर आ गया यहां पे, और ये क्या हो गया, खत्म हो गया, यहां पर अब खाली हो गया, ये खाली हो गया। अब बताइए इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो 4 है, तो एक लोन पेयर यहां आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, कितना हो गया, 4। 1 2 3 4, तो एक किस में गया, डी में, तो एक में, एक डी में गया, एक किस में गया, एस में गया, और 2 किस में गया, पी में गया। तो क्या हो गया, DsP2, DsP2। अब बताओ जिसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। और ये इनर है, इनर, ये इसको इनर भी बोल सकते हैं, क्यों, D पहले आया है इसलिए क्या होगा, इनर है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। बात समझ में आया, DsP2 है तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है स्क्वायर प्लेनर। बात समझ में आया, इसी टाइप से हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आप लोग पढ़े हुएगा तो आपको पता होगा कि कैसे हम इसका स्ट्रक्चर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। यहाँ पर 2 टाइप का लिगेंड होता है, एक होता है क्या, जो स्ट्रॉन्ग होता है, दूसरा वीक होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है 39 नंबर कि विटामिन B12 क्या कंटेन्स करता है। तो विटामिन, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा डायरेक्ट। विटामिन B12 जो है आपका कोबाल्ट को ये कंटेन करता है ना। जो विटामिन B12 है ये कोबाल्ट को कंटेन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये भी याद रखिएगा कि कोबाल्ट जो है ना वो कैंसर थेरेपी में यूज होता है, ये भी पूछ सकता है, तो थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो डाइपोल मोमेंट। आपको पता होगा डाइपोल मोमेंट निकालते कैसे हैं, है ना। डाइपोल मोमेंट निकालने का बहुत एक स्ट्रक्चर मेथड से अपन लोग निकालते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, 3, तो एक ऐसे लगा लीजिए, ठीक है। अब इसका ये भी उसी टाइप का स्ट्रक्चर है, ये भी उसी टाइप का, ये भी क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, देख लीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन, 3 क्लोरीन, और ऐसा देख लीजिए इसका ऐसा है, चारों तरफ से क्लोरीन है।
देखिए डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है, दो डिफरेंट नॉन पोलर एलिमेंट अगर बैठा हुआ है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में हम लोग पोलैरिटी देखते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो जाता है तो वहां पर प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज इधर प्लस चार्ज आता है, तो वहां पर हम डाइपोल मोमेंट देखने को मिलता है। अब देखो कह रहा है किसके पास जीरो डाइपोल मोमेंट है। अब देखिए इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन, तो इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा इधर की तरफ शिफ्ट होगा, तो मतलब इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, इसका कुछ ना कुछ होगा, जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी एक तरफ शिफ्ट होगा। अब इस दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा डिफरेंस होता नहीं, लेकिन क्लोरीन का ज्यादा है। उसी टाइप से यहां देख लीजिए तीनों तरफ क्लोरीन है, तो एक इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एक इधर खींचेगा और एक इधर खींचेगा, तो इसमें न्यूट्रल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो इसको कैंसिल आउट ये कर देगा, लेकिन इसका कैंसिल आउट ये नहीं कर सकता था। यहां भी डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ऐसे समझिए, जैसे इधर से यहां पर कोई एटम है, इसको इधर भी खींच रहा है उतना है, इधर भी खींच रहा है उतना है, और दोनों तरफ क्या है, सेम खिंचाव हो रहा है, तो यहां पर डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन यहां पे नहीं, देखिए इसको इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो ये दोनों तो कैंसिल कर देगा, लेकिन ये अगर खींचेगा तो इसका तो उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नहीं, तो इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ हो जाएगा। उसी टाइप से यहां देख लीजिए, ये भी सेम है, यहाँ पर अगर आयोडीन लगा दे तो आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा होता है, तो इधर की तरफ खींचेगा, मतलब इसका भी डाइपोल मोमेंट होगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, यहां पर इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, अरे यार हाँ, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच। अब देखो सब सेम है, तो जितना ये खींचेगा उतना ही नीचे वाला खींचेगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। जितना ये खींचेगा उतना ही ये खींचेगा, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट इधर जितना था उतना इधर है, जितना इधर था उतना इधर है, तो ओवरऑल इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यही हो जाएगा, कौन, CCl4 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर CCl4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें चारों तरफ से सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो चारों तरफ एक जैसा खींच रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। बात समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें, लेकिन आपको हम एक्सप्लेन करके ज्यादा बताएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर में। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। ऐसा आपको याद रखना है कि जैसे हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, इसका स्ट्रक्चर तो CH3 CH है, तो CH है ना, यहाँ पर 2 Br लगा हुआ है, ऐसे करके 2 Br, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, CH3 CH, एक Br इस पे और एक Br इस पे, यही बना सकते हैं। देख लीजिए CH3 CH, ठीक है। अब जेम, जेम किसको बोलेंगे आप याद रखिएगा, जेम मतलब एक ही कार्बन पे अगर एक हाइलाइट ग्रुप है, हाइलाइट का मतलब होता है जो हैलोजन ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, हाइलाइट ग्रुप, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर एक हाइलोजन ग्रुप होता तो कुछ और जेम हाइलाइट बोलते हैं। यहां पर बोला क्या गया है, जेम डाई हैलाइड, मतलब एक कार्बन पर 2 हाइलोजन ग्रुप जिसमें होगा वो सब क्या कहलाएगा, जेम डाई हैलाइड। डाई का मतलब 2। अब बताओ यहां पर एक कार्बन पर कितना वो है हाइलोजन ग्रुप, 2, तो ये हो जाएगा सही। अब देख लीजिए यहां पे एक कार्बन पर, यहां पर एक है, यहां पर एक कार्बन पर एक है, मतलब अलग अलग कार्बन पर, तो ये नहीं होगा। जेम का मतलब है एक ही कार्बन पर, अब 2 दिया हुआ डाई, तो मतलब एक कार्बन पर 2 हाइलाइट ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। यहां पर देख लीजिए इस कार्बन पर ये एक है, इस कार्बन पर एक है, तो ये भी नहीं होगा। इस कार्बन पर एक Br है, इस कार्बन पर कुछ नहीं है, इस कार्बन पर एक है, मतलब अलग अलग कार्बन पर है, तो ये डाई नहीं है ना, ये मोनो हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा गलत। आंसर क्या हो जाएगा, डाई हैलाइड, मतलब इस कार्बन पर 2 हाइलोजन मतलब हाइलोजन ग्रुप है, इसी में से कोई एक हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, जेम डाई हैलाइड। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, है क्वेश्चन नंबर 42।
फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोफॉर्म इज फॉर्म्ड। क्लोरोफॉर्म कैसे बनेगा, मतलब इसमें से किसका यूज करके हम क्लोरोफॉर्म बना देंगे। लिखा हुआ है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोफॉर्म इज फॉर्म्ड, किससे हम क्लोरोफॉर्म बनाएंगे। तो देखिए आप थोड़ा याद रखिएगा, प्रोपेन टू ऑल से क्लोरोफॉर्म बनता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो प्रोपेन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन, 2 पे ऑल है मतलब दूसरा नंबर पे क्या है, अल्कोहल है, तो ये CH3, ये क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पे H। जब इसका आप फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोफॉर्म इज फॉर्म, जब इसका आप रिएक्शन कराइएगा तो 2 चीज बनेगा। एक बनेगा यहाँ पर रिएक्शन कराना पड़ेगा आपको Cl2 और NaOH के साथ, है ना। इसके साथ रिएक्शन कराइएगा तो बनेगा क्या बता देते हैं, आपका CH3 COONA और CHCl3 बन जाएगा। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। एक बार देख लीजिएगा, यही होना चाहिए। ये इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। तो कभी कभी आपके बोर्ड में ये भी क्वेश्चन बोल देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोरोफॉर्म, या क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, तो CHCl3। ठीक है, तो ये रिएक्शन होता है, Cl2NH का रिएक्शन कराइएगा प्रोपेन टू ऑल पे, तो यहां से आपका ये बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रोपेन टू ऑल पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो हम आपको फिर से आप उसको हम एक्सप्लेन करके उसका वीडियो बना देंगे, या आपको बोलिएगा कि प्रीवियस ईयर या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आने वाले जो केमिस्ट्री से, जो आपके बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्काइल हैलाइड्स आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा है कि अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड का मतलब कुछ भी हो, ऐसे हो सकता है, देखो RCl, R का मतलब कोई भी कार्बन हो सकता है। तो अल्काइल हैलाइड का हम यूज इसमें से किसके लिए करते हैं, तो हम तो अल्केन बनाने के लिए भी करते हैं, अल्कोहल बनाने के लिए भी करते हैं, अल्कीन बनाने के लिए भी करते हैं, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। जैसे अभी एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे CH3 CH3Cl, हम यहां पर ले लेते हैं NaOH ले लेते हैं, NaOH ले ले, तो ये निकल गया माइनस, ये निकल गया प्लस, ये माइनस, तो ये यहाँ पे आ गया, तो क्या बन गया CH3OH और यहाँ पर NaCl बन गया। तो बताइए ये क्या है, अल्कोहल, मतलब अल्कोहल भी बनता है, अल्केन भी बनेगा, है ना। तो याद रखिएगा अल्काइल हैलाइड से हम अल्केन, अल्कीन, अल्कोहल और भी बनाते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है मैं आपका क्वेश्चन नंबर 44, ये 44 है क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेकेंडरी अल्कोहल। इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से कौन है जो सेकेंडरी अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको थोड़ा याद रखना है कि अल्कोहल जो है ना, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, वो कार्बन, वो कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो उसका डिग्री कहलाता है। वो उसका क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। जैसे मान लो यही अल्कोहल है, ये इस कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन कितना से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन, तो ये कितना कहलाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। बात समझ में आया। इसी टाइप से 3 डिग्री लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, CH3 COH CH3 और यहां पर क्या लगा दिए CH3। अब बताइए ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से, 1 2 3, तो ये कितना डिग्री कहलाएगा, 3rd डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। तो इसमें से हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर बना करके। देखिए ये कैसा है, CH2OH, तो ये OH जो है इधर मतलब R का मतलब कार्बन होगा, तो ये जो कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा होगा, 1 कार्बन से, तो ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी, मतलब 1 डिग्री, इसको प्राइमरी बोलते हैं। 1 डिग्री को क्या बोलते हैं, प्राइमरी। अब यहां पर देख लो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH, इसका मतलब है कि इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, और यहां पर OH। अब बताइए ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन होगा 1 और इधर भी 1 कार्बन होगा,
तो ये कितना डिग्री कहलाएगा? 2 डिग्री कहलाएगा। 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी। बाकी आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा, जिसकी अल्कोहल की बात कर रहा है वो अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, वही उसका क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? बी। बाकी ये सब नहीं है। देखिए ये कार्बन जो है 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 ये वाला 3, तो कितना हो जाएगा? ये 3rd डिग्री कहलाएगा। अब ये भी क्या कहलाएगा? 3rd डिग्री। अब यहाँ पे देख लो, ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा हुआ? 3, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, 3 डिग्री। तो पूछा कौन है? 2 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 45। देखिए बोल रहा है कि ग्रेन अल्कोहल इज द कॉमन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ग्रेन का मतलब ये है जो अनाज से, अनाज मतलब जो अपन लोग खाते हैं उससे अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल बनता है। तो आपको बताइए, पता होगा कि अल्कोहल जो है, ग्रेन अल्कोहल किसको बोलते हैं? जो अपन लोग ऐसे बोलते हैं, जो ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है, ड्रिंकिंग अल्कोहल, उसको क्या बोला जाता है? ग्रेन अल्कोहल भी बोला जाता है, क्योंकि ये फल फूल से बनता है ना, ग्रेन से भी बनता है ना, तो उसी को क्या बोलेंगे? ग्रेन अल्कोहल। अब ग्रेन अल्कोहल का फॉर्मूला होता है इथाइल अल्कोहल, मतलब CH3CH2OH। इसको क्या बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। अब इसमें से जो भी ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल की तरह ये अमाइल है नहीं, ये मिथेनॉल है नहीं, इथाइल अल्कोहल ये है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आया समझ में? चलिए याद रखना, ग्रेन अल्कोहल जो है, जो ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है, जो लोग पीते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या? इथाइल अल्कोहल। तो थोड़ा याद रखिएगा, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, ये कॉमन नाम है और ये क्या है? IUPAC नाम है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नंबर है 46। 46 में क्या कह रहे हैं? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अल्केन ऑन रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड। बोल रहा है कि इस चारों में से किसके साथ ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन हो जिसमें क्या बने? अल्केन का फॉर्मेशन हो। तो आपको पता हो ग्रिग्नार्ड कैसा होता है? RMgX, ये ग्रिग्नार्ड कहलाता है। तो थोड़ा सा याद रखिए। चलिए हम पहला से रिएक्शन कराते हैं, CS इसका रिएक्शन कराते हैं, रुकिए क्लीन करते हैं, इसका रिएक्शन करा के देखते हैं, RMgX। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है प्लस में टूटता है और ये माइनस में। अब यहाँ से ये निकलेगा, ये माइनस और ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस वाला यहाँ जाकर अटैक करेगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। तो बताइए ये क्या बना? CH3 CH2 और ये क्या बन गया? R का मतलब कार्बन है ना। अब यहाँ पे क्या बन गया? MgX और ये OH है ना। तो यही तो अल्केन है, यही क्या है? अल्केन है। इसको हम R के जगह CH3 भी लेते हैं, तो देखिए हम R के जगह अगर CH3 लेंगे तो कैसा बनेगा? CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3। तो ये देखिए कितना कार्बन है? 1 2 3, तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन। तो यही क्या कहलाएगा? मतलब ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट हम अगर इथाइल अल्कोहल के साथ कराएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? अल्केन, मतलब सिंगल बॉन्ड का कार्बन चेन बन जाएगा। आया समझ में? बाकी सब कोई नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर अल्केन बनेगा ही नहीं क्योंकि सबके पास डबल बॉन्ड है, तो ये OH हटेगा नहीं। जैसे हम इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहें तो ये ऐसे बनेगा, तो यहाँ से अल्केन बनना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा? A। अगला देखिए, क्वेश्चन है आपका 47। हाँ, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए आपको डायरेक्ट पढ़े हुएगा, आपका ये जो रिएक्शन दिया हुआ डायरेक्ट रिएक्शन बोला है कि ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? 4 ऑप्शन है, केनिजारो, हैलोफॉर्म, रोजनमैंस और क्लीमेंसन रिएक्शन। इसमें से बोला है कि ये क्या है, तो आप पढ़े हुएगा डायरेक्ट ये रिएक्शन कहलाता है रोजनमैंस कहलाता है। बाकी ये केनिजारो भी नहीं है, हैलोफॉर्म भी नहीं है और क्लीमेंसन रिएक्शन भी नहीं है। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, देखिए इसका स्ट्रक्चर RC≡OCl, इसका रिएक्शन कराओगे H2 के साथ में, इसके प्रेजेंस में PDBaSO4, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका, देखिए यहाँ से
ये निकलेगा और यहाँ से एक H आएगा और यहाँ पे बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O, सॉरी रुकिए, हाँ यहाँ से आ जाएगा H और यहाँ पर HCl, तो ये क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड, और ये क्या है, एसिड, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो वाला HCl। तो कौन कहलाएगा, ये रोजनबॉन्ड्स का ये डायरेक्ट रिएक्शन। इस टाइप का रिएक्शन आता है तो आपको केनिजारो रिएक्शन, रोजनबॉन्ड्स और क्लीमेंसन आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से कोई ना कोई ऐसे ही पूछा जाएगा। चलिए ये अगला क्वेश्चन है 48। क्वेश्चन कह रहा है एन एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स, बोल रहा है कि एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन किया जाए तो क्या बनेगा। एल्डिहाइड का क्या कर दिया जाए, ऑक्सीडेशन कर दिया जाए तो क्या बनेगा। आपको पता होगा कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब बताइए यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन ऐड होगा तो ऐसे बनेगा, तो ये क्या है आप ही बताइए, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एसिड का, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, याद रहेगा। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया जाएगा तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 में क्या बोला है, 49 का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव केनिजारो रिएक्शन। आपको पता होगा कि केनिजारो रिएक्शन हम उसके साथ करते हैं जिसके पास क्या हो, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन, जैसे मान लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पूछा है, तो केनिजारो रिएक्शन उसके पास होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। वैसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो उसके साथ हम क्या करते हैं, केनिजारो रिएक्शन करते हैं। अब केनिजारो रिएक्शन है तो इस समय देखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, मतलब जिसके पास होगा उसके साथ केनिजारो रिएक्शन नहीं होगा। तो देखिए बेंजल्डिहाइड ऐसा होता है, देखिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्यों, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाइएगा ऐसे तो हाँ ये यहाँ पर ये और इधर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ऐसे है ना। तो इस कार्बन के पास यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड पूरा होगा, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये केनिजारो रिएक्शन करेगा, लेकिन पूछा क्या है, नहीं करेगा। तो वैसा हम चेक कर लेते इसमें से कौन सा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी करेगा केनिजारो, लेकिन पूछा क्या है, कौन नहीं करेगा। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन नाम है इसका, ये हो जाएगा नाम इथेनॉल, इसको क्या बोलेंगे, इथेनॉल, और ये है एसिटल्डिहाइड। अब बताओ इसको हम ऐसे लिखते हैं CH3C डबल बॉन्ड H, इसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन और उस पे हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये केनिजारो रिएक्शन नहीं करेगा, और ऑप्शन यही पूछा है कि कौन नहीं करेगा, तो एसिटल्डिहाइड नहीं करेगा। ट्राइमिथाइल एसिटल्डिहाइड, मतलब एसिटल्डिहाइड वहीं पर क्या करो, तीनों हाइड्रोजन को हटा के और वहाँ पे मिथाइल लगा दो, तो वहाँ पे ऐसे मान लो हम ऐसे बना दें CH3CH3CH3CHO। अब बताओ इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, अल्फा कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या चला जाएगा, बी नंबर, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अब इसको सही से नोट करना, सही समझना, वीडियो को देख करके समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन कह रहा है यूरोट्रॉपिक। पहली बात तो यूरोट्रॉपिक है क्या, उसको बताते हैं। यूरोट्रॉपिक इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से बोला जा रहा है कि अमोनिया के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये बनता है यूरोट्रॉपिक बनता है। तो बोला जा रहा है कि अमोनिया के साथ इस चारों में से किसका रिएक्शन कराएं ताकि यूरोट्रॉपिक बन जाए। देखिए यूरोट्रॉपिक का ये कॉमन नाम है, एक और नाम होता है, देखिए इसका होता है हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन
अमाइन, ये होता है मतलब CH2 6N4, ये इसका फॉर्मूला होता है CH2 6N4। तो इसका जो रिएक्शन है अमोनिया का हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराएंगे तो ये यूरोट्रोपिक बन जाएगा। कैसे देख लीजिए एक बार, HCHO प्लस ये CH2 6N4, इसका रिएक्शन कराएंगे तो यूरोट्रोपिक, सॉरी ये नहीं होगा, इसको कैसे ब्रश करें, चलो क्लीन कर देते हैं। हाँ, कहाँ गया अमोनिया, NH3 4 प्लस HCHO, ये है अमोनिया, ये क्या है फॉर्मल्डिहाइड, इसका रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा यही यूरोट्रोपिक बन जाएगा, मतलब CH2 6N4। इसका स्ट्रक्चर ही बता देते कैसे बनाना है। यहाँ पर एक अमोनिया रखना, एक यहाँ पे रखना, मतलब टेट्राहेड्रल शेप बनाना, एक यहाँ रखना, सॉरी एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और इसके बीच में CH2 का ऐड करते जाना। यहाँ भी CH2, यहाँ भी क्या हो जाएगा CH2, यहाँ भी CH2, इसके बीच में भी क्या हो जाएगा CH2, इसके बीच में भी क्या हो जाएगा CH2, ऐसे ही कुछ करके बनता है। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ऐसा ही होता है CH2N4 का। तो याद रखिए यूरोट्रोपिन को क्या बोलते हैं, हेक्सा मिथाइलिन टेट्रा अमाइन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फॉर्मूला भी देख लीजिएगा, CH2 और ये N4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 51, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला रिप्रेजेंट ईस्टर, इसमें से कौन है चारों में से जो ईस्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखिए, ये है आपका ईथर, ये क्या है ईथर, ये है आपका कीटोन, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, देख लीजिएगा पढ़े हुएगा तो थोड़ा समझ में, ये है आपका ईस्टर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 52 क्वेश्चन कह रहा है फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। बोला फॉर्मिक एसिड मतलब ये वाला, और फॉर्मल्डिहाइड मतलब ये वाला। बोला इस दोनों में हमको डिस्टिंग्विश करना है, तो इसमें से कौन सा हम टेस्ट करें ताकि ये हमको पहचान में आ जाए कि ये फॉर्मिक एसिड है, ये फॉर्मल्डिहाइड है। तो देखिए बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से हम नहीं करते हैं दोनों का, ये भी नहीं करते हैं, ये भी नहीं करते हैं, एक्सेप्शन है फॉर्मिक एसिड का, वो आपको पता होगा। लेकिन यहाँ देखिए, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का जब रिएक्शन इस दोनों के साथ कराएंगे, तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराएंगे इसका रिएक्शन, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, बल्कि जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है। तो ये भी एक पहचानने का तरीका है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन जब हम इसके साथ कराएंगे फॉर्मिक एसिड के साथ, तो Ca2 रिलीज होगा और इसमें रिलीज नहीं होगा। तो ये भी क्या है पहचानने का तरीका है। बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर है 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इसमें से कौन चार ऑप्शन है जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो आपको पहचानने का तरीका बता रहा है। देखिए ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, चारों एसिड ही हैं, लेकिन सबसे अच्छा एसिड कौन है। तो आप लोग पढ़े रहेगा कि अच्छा एसिड वही कहलाता है जो H+ निकल जाए एक बार तो वापस नहीं आए। जब पानी में या एक्वस सॉल्यूशन में इसको रखा जाता है तो वहां पर ये H+ निकल जाए और निकलने के बाद वो वापस फिर अट्रैक्ट नहीं हो, उसको हम क्या बोलेंगे अच्छा एसिड बोले। सब में H+ निकलेगा, है ना, H+ सब में निकलेगा, तो सब एसिड है। लेकिन अच्छा कौन है, देखिए इस कार्बन, देखिए इसी कार्बन का खेला है। यहाँ पे 2 क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर 1 क्लोरीन और यहाँ पे 3 क्लोरीन।
अब जो है, अब मिथाइल, यहाँ मिथाइल लगा, यहाँ एक क्लोरीन लगा, यहाँ 2 क्लोरीन, यहाँ पर 3 क्लोरीन, ठीक है। अब देखिए मिथाइल ग्रुप जो होता है प्लस आई इफेक्ट को शो करता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को ये डेंसिटी यहाँ पर बढ़ा देगा। अब बताइए अगर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी यहाँ बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये H प्लस जल्दी जाएगा, नहीं ना जाएगा, तो ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर क्या है, 2 क्लोरीन जो है, देखिए क्लोरीन जो होता है माइनस आई इफेक्ट शो करता है। क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। इसके कारण क्या होगा कि ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा, तो इससे बढ़िया ये एसिड हुआ। अच्छा बी नंबर में एक क्लोरीन है, तो सबसे इसके बाद अच्छा एसिड ये हुआ, इससे भी अच्छा एसिड ये हुआ, और सबसे अच्छा एसिड ये कहला। क्यों, क्योंकि इसमें 3 तरफ से माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है डेंसिटी कम किस में करेगा, डी वाले में, तो ये सबसे अच्छा एसिड हो जाएगा। ऐसे ही पहचानते हैं माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। इसमें से अगर क्वेश्चन पूछता कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वीक एसिड इस चारों में से कौन होगा, तो वीक ये हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग कौन होगा, ये वाला। बात समझ में। अगर ऑर्डर सजाने के लिए बोल देता कि सबसे ज्यादा किसका है, तो सबसे ज्यादा है डी वाले का, उसके बाद सी वाले का, उसके बाद बी वाले का, उसके बाद ए वाले का। समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड कैन डायरेक्टली रिड्यूस्ड इनटू, कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट किसमें, डायरेक्टली क्या है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी डायरेक्टली रिड्यूस्ड इनटू अल्कोहल, सॉरी यहां पर लिखा हो अल्कोहल। इसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट अल्कोहल में कब कन्वर्ट होगा, इसमें से हम क्या यूज करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाए, अल्कोहल में, मतलब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, है ना। ये LiLH4 है, तो ये क्या करे, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा होता है, तो यहां से क्या करेगा, ऑक्सीजन को यहां से रिमूव कर दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका LiLH4 जो है वही कर सकता है इसमें से, बाकी कोई नहीं कर सकता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट कर दे, अल्कोहल में। याद रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट अल्कोहल में LiLH4 ही करेगा, है ना। और भी होता है, तो यहां पर दिया जो है उसी का बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56। बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी अमाइन, इसमें से कौन है जो सेकेंडरी अमाइन है। तो इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है, बार बार आता है, इस बार भी आएगा, याद रखिएगा। सेकेंडरी अमाइन पहचानने का, अब देखिए जो अमाइन है कितना कार्बन से टच में है या जुड़ा हुआ है, वही उसका डिग्री कहलाएगा। तो देखिए ये जो नाइट्रोजन है, मतलब अमाइन कितना कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से, तो ये हो गया प्राइमरी, ठीक है। अब देखिए ये जो नाइट्रोजन है कितना कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, तो हो गया टर्सरी, मतलब 3 डिग्री। पूछा क्या है, सेकेंडरी। अब देखिए ये नाइट्रोजन मतलब अमाइन का कितना कार्बन से जुड़ा है, 1 और 1 2, तो 2 डिग्री, इसी को बोलेंगे सेकेंडरी। बात समझ में आया। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी अमाइन। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 57 बोल रहा है द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट। तो आपको डायरेक्ट याद रखना, आइसो लग जाए तो नाइट्रोजन पहले और कार्बन बाद में आ जाएगा, जब साइनाइड लग जाए तो सी पहले और नाइट्रोजन बाद में। तो बताइए आइसोसाइनेट में कौन आ जाएगा, यही वाला NCO। ये सल्फाइड है, ये साइनाइड है, ये साइनाइड आइसोने साइनेट है, ये साइनेट है। आइसो का मतलब N पहले होता है, ये वाला हो जाएगा A नंबर, N पहले। इस दोनों में देखिए, इस दोनों में अंदर देखिए, ये कार्बन पहले और नाइट्रोजन बाद में, इसमें देखिए नाइट्रोजन पहले और कार्बन बाद में, तो ये आइसो कहलाएगा। अगर ये C पहले तो ये आइसो नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन है 58।
कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स प्राइमरी अमाइन ऑन हाइड्रोलाइसिस, इसमें से कौन है जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पे क्या आ जाए, प्राइमरी अमाइन मतलब फर्स्ट डिग्री, मतलब ऐसे बन जाए RnH2 बन जाए, प्राइमरी अमाइन बन जाए, बाकी कुछ भी बने। तो याद रखिएगा एक होता है CH3 अल्काइल आइसोसाइनाइड NCO, है ना। इसका जब रिएक्शन कराओगे मतलब ऐसे बोल सकते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड का रिएक्शन अगर आप कराइएगा तो क्या मिलेगा, प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा। याद रखिएगा, बाकी अल्काइल साइनाइड है तो साइनाइड से नहीं मिलता है, निट्रोफेरिन अमाइड से भी नहीं मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। अल्काइल आइसोसाइनाइड का जब आप रिएक्शन कराइएगा तो ये अमाइन मिल जाता है, ठीक है। प्राइमरी आयन मतलब प्राइमरी अमाइन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 59। क्वेश्चन कह रहा है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन अमाइंस, बोल रहा है अमाइन में, तो अमाइन ऐसा होता है NH2, है ना। तो बोला जा रहा है कि अमाइन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो आप हाइब्रिडाइजेशन जानते होइएगा, हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड काउंट होता है, पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता है। अब देख लीजिए, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है और 2 हाइड्रोजन का था, कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड, और नाइट्रोजन पर एक क्या होता है, लोन पेयर, तो कितना हो जाएगा 1, मतलब टोटल कितना हो गया 4। तो 4 को क्या बोलेंगे sp3, 4 को क्या बोलेंगे sp3, कौन हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल। चलिए अगला क्वेश्चन है सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव, सुक्रोज को जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा। तो आप ये डायरेक्ट है उसका है क्या बोलते हैं पॉलीमर, एक और क्या पढ़ना, बायोमोलिक्यूल्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए C12H22O11, जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है C6H12O6, फिर C6H12O6 बनता है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज और इसको क्या बोलते हैं फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। तो बताइए इसमें ऑप्शन कौन जाएगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, हाँ यही आएगा। अब एक चीज और याद रखना है कि फ्रक्टोज जो होता है ना, ये सबसे स्वीटेस्ट होता है, सबसे मीठा, स्वीटेस्ट, सबसे मीठा बोलेगा तो क्या याद रखना, फ्रक्टोज को याद रखना। फॉर्मूला सेम होता है जैसा ग्लूकोज का, है ना। तो ये थोड़ा सा रिएक्शन आप याद रखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि जब सुक्रोज का या शुगर केन या केन शुगर का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 61। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, आपको पता होगा विटामिन के बारे में, विटामिन देखिए 2 टाइप का विटामिन होता है, एक होता है फैट सॉल्युबल, ये याद रखिएगा, पूछ सकता है। फैट सॉल्युबल में हम बोलते हैं किसको, विटामिन A, D, E, K, इसको हम क्या बोलते हैं फैट सॉल्युबल। बाकी जो बच गया वो होता है वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, इसको हम क्या बोलते हैं विटामिन B और C। अब बताइए ये सब विटामिन ही है, तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका नाम है किसको, विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड जो है साइट्रिक फूड में मिलता है, साइट्रस फूड में, साइट्रस फ्रूट में मिलता है। किस में मिलता है, साइट्रस फ्रूट में मिलता है। अब बताइए तो ये एस्कॉर्बिक एसिड क्या कहलाएगा, विटामिन ही तो है, क्या कहलाएगा विटामिन है। तो प्रोटीन नहीं, अमोनियो एसिड नहीं, एंजाइम नहीं, ये क्या है विटामिन है। तो एस्कॉर्बिक एसिड क्या, ये विटामिन है, ठीक है। याद रखिएगा विटामिन जो है फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, याद रखिएगा ADE क्या है फैट सॉल्युबल और ये क्या है वाटर सॉल्युबल। एक याद रख लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना है 62। चलिए हाँ, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरेडिटरी कैरेक्टर, मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में
जो भी कैरेक्टर चला जाता है, कैरेक्टर मतलब गुण, वो किसके द्वारा जाता है? आरएनए, डीएनए, हॉर्मोन्स या प्रोटीन। तो आपको याद रखना है डीएनए के कारण ही जो है हेरिडिटरी कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा याद रखिएगा कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजीनियस बेस होता है, तो थोड़ा ये भी याद रखना है। तो ए मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये जो है किस में पाया जाता है? डीएनए में, है ना। अब तो आपको ये भी याद रखना आरएनए में क्या पाया जाता है? तो एक चीज जो है नहीं पाया जाता है इसमें आपको ये पाया जाता है, क्या बोलते हैं? थाइमिन पाया जाता है। तो उसमें क्या पाया जाता है? यूरासिल पाया जाता है, यूरासिल पाया जाता है। तो एक याद रखिएगा कि इसमें क्या नहीं पाया जाता डीएनए में? यूरासिल, और वो पाया जाता है कहाँ? आरएनए में। तो थोड़ा याद रखना है ये कि आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरासिल, जो कि ये डीएनए में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो हेरिडिटरी कैरेक्टर किसके द्वारा जाता है? डीएनए के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, सोप्स क्या है? जो साबुन होता है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, ईथर है, सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड है, नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा ये सॉल्ट्स ऑफ हैवी फैटी एसिड होता है ना, फैटी एसिड इसमें बहुत ज़्यादा होता है, किसमें? साबुन में। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर? इसमें से नेचुरल पॉलीमर कौन है? नेचुरल पॉलीमर क्या होता है? जो नेचर से प्राप्त होता है, मतलब नेचर से मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल पॉलीमर। जैसे एग्जांपल में हम बता दे रहे हैं, प्रोटीन होता है, सिल्क, वूल, और प्रोटीन, सिल्क, वूल, ये सब एग्जांपल है किसका? हाँ, सेलुलोज भी, सेलुलोज, ये सब क्या है? नेचुरल पॉलीमर है। तो इसमें से प्रोटीन, सिल्क, वूल, सेलुलोज, तो देख लीजिए इसमें कौन दिया हुआ है? बुना से नहीं, ये सब अलग है, ये सब बनाया जाता है, आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक में आता है ये सब, है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ कोपॉलीमर। पहली बात, कोपॉलीमर क्या होता है? तो आपको याद रखना है कोपॉलीमर हम उसको बोलते हैं जो दो डिफरेंट मोनोमर के मिलने से क्या बनता है? पॉलीमर, उसको क्या बोलेंगे? कोपॉलीमर बोलेंगे। तो कोपॉलीमर क्या है? इसमें से 4 एग्जांपल है, इसमें से बोला जा रहा है कि कौन कोपॉलीमर है। तो इसमें नाइलॉन 6 होगा। देखिए इसका मोनोमर बताया था कौन होता है? एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइड। ये क्या है? दोनों अलग अलग मोनोमर है, ये एडिपिक एसिड और ये क्या है? हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइड। बताइए ये और ये दोनों अलग है, तो दो या दो से अधिक अलग अलग ऐसे बोल सकते हैं। देखिए एडिपिक और हेक्सामिथाइल दोनों अलग मोनोमर है, तो ये ऐसा बने दो, मतलब दोनों अलग अलग मोनोमर के मिलने से जो बनता है पॉलीमर, उसको क्या बोलते हैं? कोपॉलीमर हम बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 6 ये भी याद रखिएगा, नाइलॉन 6 कैसे बनता है? एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइड। अगर आपको स्ट्रक्चर पूछना जानना है तो हम बता देते हैं, ये ऐसे बनता है। सॉरी, यहाँ पे ये OH होगा, CH2 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 C डबल बॉन्ड OH, है ना। और ये होता है आपका NH2 और यहाँ पे CH2 कितना हो जाएगा? 6 और यहाँ पर NH2, ऐसे इसको बोलते हैं हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइड और ये हो गया आपका एडिपिक एसिड। इसका जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ से निकलता है वाटर और वाटर निकलने से क्या बन जाता है? ये बन जाता है क्या? नाइलॉन 6। याद रखिएगा, यहाँ से कंडेंस करके यहाँ से क्या निकल जाता है? वाटर निकल जाता है। तो यहाँ से इसको एक और बोला जाता है कंडेंसेशन पॉलीमर भी बोला जाता है, कंडेंसेशन पॉलीमर भी बोला जाता है। किसको? नाइलॉन 6 को।
ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। अच्छा बताइए, अभी बताएं कि नहीं, क्वेश्चन में क्या बताएं कि कंडेंसेशन पॉलीमर नायलॉन 66 का ही एक एग्जाम्पल, नायलॉन 66 क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर का भी एग्जाम्पल है, तो ये भी हो जाएगा, ये सब नहीं होगा। तो अभी बता दिए कैसे बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एंटीपायरेटिक। देखिए एंटीपायरेटिक का मतलब क्या होता है, इसको एक चीज और बोला जाता है फीवर रिड्यूसर। फीवर रिड्यूसर जो बुखार को या फीवर को क्या कर दे, कम कर दे। इसमें से क्या कौन सा चीज यूज किया जाता है किसके लिए, एंटीपायरेटिक, मतलब फीवर कम हो जाए उसके लिए। तो आपको एक चीज ऐसे ही याद होगा, पारासीटामोल। पारासीटामोल आपको याद होगा, ये फीवर का ही मेडिसिन है जो बहुत इन कॉमन में जनरली यूज किया जाता है। तो फीवर कम करने के लिए क्या चीज यूज किया जाता है, पैरासीटामोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 68 नंबर 68, एन एंटीबायोटिक यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड जब बुखार होता है तो उसमें इसमें से एंटीबायोटिक कौन सा यूज किया जाता है, जो चारों ऑप्शन है। तो याद रख लीजिएगा, टेट्रामाइसिन नहीं है, पेनिसिलिन नहीं है, सल्फाडाइजिन नहीं है, तो क्या क्लोराम फेनिकॉल जो है ये यूज किया जाता है एज ए मेडिसिन, एंटीबायोटिक मेडिसिन फॉर टाइफाइड ट्रीटमेंट। ठीक है, याद रख लीजिए डायरेक्ट ये वाला बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि द पॉइजनस गैस इन्वॉल्व इन भोपाल गैस ट्रेजिडी। ये 1984 में भोपाल के केमिकल फैक्ट्री में गैस रिलीज हुआ था जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे, है ना। तो याद रखिएगा ये मिथाइल आइसोसाइनेट है। इससे पहले भी आया था, है ना, कुछ क्वेश्चन था जहां पे हम रिएक्शन कर रहे थे, ये आया था मिथाइल आइसोसाइनेट जो है यूज हुआ था, मतलब लीक हुआ था वहां पे। ठीक है, ये मिथाइल साइनाइड है, ये नाइट्रोजन गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये सब तो है ही नहीं, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट है आपका इस मॉडल सेट का, जिसका नाम है 70 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। गैमेक्सेन है ना, गैमेक्सेन इसमें से कौन है, क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन हेक्साक्लोरीन है, डीडीटी है या नन ऑफ दीज है। तो आपको याद होना चाहिए गैमेक्सेन हम उसको बोलते हैं जिसके देखिए इसका एक और नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या बोलते उसको, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का ही दूसरा नाम क्या है, गैमेक्सेन। तो इसका ऑप्शन क्या चला जाएगा, ये वाला। जैसे इसका हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैसे बनेगा, ये बेंजीन है, यहाँ पर हम 3Cl2 यूवी लाइट मतलब सनलाइट के प्रेजेंट में हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा। सभी पे क्लोरीन लग जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। मतलब कितना क्लोरीन है, 6, इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्साक्लोराइड। तो आपका यहीं पे 70 नंबर क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, आपका ये मॉडल सेट कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन का ये आपका मॉडल सेट था। इसमें आपको क्या बोलते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। अगर कोई डाउट हो तो आप मैसेज करके या इनबॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और प्रिपरेशन करते रहिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा यहाँ से। कोई एक्सप्लेनेशन, कोई डाउट हो किसी टाइप का, आगे हम इसका प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड में जैसे 2022 और 23 में आया है, उस टाइप का क्वेश्चन को भी यहाँ पर हम बढ़िया से डिस्कस करेंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आगे आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, आप ये मॉडल सेट का क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।